अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 का फास्ट ट्रैक रिवीजन। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रेल्स। ये नवंबर 2016 में डाला गया है स्टडी मटेरियल में, यानी कि नवंबर 2016 एग्जाम और उसके बाद के लिए यहाँ एप्लीकेबल है ये टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर मैनेजरियल कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज करके हम लोगों ने पहले ही चैप्टर नंबर 3 में इन सारे टॉपिक्स को देखा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 है हमारा ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजरियल कंट्रोल का ऑडिट करेंगे। वह क्या मैनेजरियल कंट्रोल ठीक से लगाया गया है कि नहीं लगाया है, और अकॉर्डिंगली उसका हम लोग ऑडिट ट्रेल देखेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन लॉग्स। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड को शुरू से लेकर अंत तक यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पर हम लोग विशेष फोकस यहाँ पर करेंगे एज एन ऑडिटर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया हुआ है। हम लोग वापस से फिर से एक बार देखते हैं। मैं आपको कहानी याद दिला दूं जो कि चैप्टर नंबर 3 में मैनेजरियल कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज टॉपिक में हम लोगों ने देखा था, मोटू पतलू की कहानी। मोटू पतलू की कहानी अब वापस से यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करते हैं। मोटू पतलू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी टॉप मैनेजमेंट में ज्वाइन करना चाहता था किसी कंपनी के। ठीक है, और वहां जाकर वो लोग क्या करना चाहते थे, मोटू पतलू लोग, वो लोग वहां पर जाके मैनेजरियल कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि टॉप मैनेजमेंट का यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हम हिस्सा बने, लेकिन ये लोग बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं। इसकी वजह से मोटू पतलू के दिमाग में एक आइडिया आया। कौन सा आइडिया आया? जैसा कि आपने मोटू पतलू कार्टून में देखा होगा कि इन लोगों को आइडियाज बहुत आते हैं और हर बार आइडियाज की वजह से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग इसी तरह फंसते हैं। ठीक है, तो मोटू पतलू को मतलब मैनेजर बनने की इच्छा थी, तो वो मैनेजर तो बन नहीं सकता है क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं ज़्यादा। इसीलिए उसने उस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी काफ़ी दिनों तक करता रहा। तो ध्यान रहे, मेरे एक एक शब्द का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहता था। ठीक है, और क्या करना चाहता था वहां पर जाके? मैनेजरियल कंट्रोल करना चाहता था। मैनेजरियल कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, तो मोटू पतलू काफी दिनों तक उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन के उसको कौन सा काम मिला था? तो डाटा रिसोर्सेस, यानी कि डाटा सेंटर के जो डाटा रिसोर्सेस हैं उसकी सुरक्षा करना उनका काम था। अभी मोटू ने पतलू को बोला कि अरे पतलू, हम लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जा रहे हैं। और ये रोने लगा और बोल रहा है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, हम मैनेजर कैसे बन सकते हैं? कुछ आइडिया निकाल, खाली पेट तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती नहीं। तो फिर पतलू ने बोला आइडिया, और पतलू को आइडिया आया। पतलू ने सोचा कि क्यों ना हम लोग डाटा रिसोर्सेस को चुराएं। डाटा रिसोर्सेस को चुरा के मतलब हम लोग नया प्रोग्राम डेवलप करेंगे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग क्या किए? डाटा रिसोर्सेस को चुराएं। किस सपने को लेकर चुराएं? कि नया अच्छी क्वालिटी का प्रोग्राम डेवलप करेंगे। ठीक है, तब उसको दूसरे सिक्योरिटी वालों ने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया और सिक्योरिटी वालों ने उसको पकड़ लिया, मोटू पतलू को पकड़ लिया और इतना पीटा कि मार कर इनका ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी में हम लोगों ने देखा कि टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहता था, टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद क्या करना चाहता था? सिस्टम प्रोग्राम डेवलप करना चाहता था। तो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, डाटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल, अच्छी क्वालिटी का यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ये मैनेजरियल कंट्रोल करने के लिए वो खुद को प्रूव करना चाहता था ये लोग बेचारा कि हम एक अच्छी क्वालिटी का हम अगर सिस्टम डेवलप करके दे देंगे, प्रोग्राम डेवलप करके दे देंगे, तो हमें इन लोगों ने मैनेजरियल का हिस्सा बना लेना है, टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बना लेंगे वो लोग खुश होकर, कंपनी वाले। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। लेकिन बेचारे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, उनको मारा, इतना मारा कि इनका मार कर ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को आपने याद किया था चैप्टर नंबर 3 में ही इस कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल।
तो कितने प्रकार के जो है मैनेजरियल कंट्रोल होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार के मैनेजरियल कंट्रोल होते हैं, टाइप्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। तो ये 7 प्रकार के मैनेजरियल कंट्रोल होते हैं जिसको ऑडिटर को देखना है। ठीक है, अभी ये टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, इन सबको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखा था। इसमें हम लोगों ने विपाशा बसु के बारे में देखा था, और एक बात और देखी थी कि आपने पढ़ा होगा, आपने 12th में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद आपका लीडिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग को आप लीडिंग भी बोल सकते हो। तो टॉप मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मतलब क्या बोलते हैं, 4 फंक्शंस देखने हैं। टॉप मैनेजमेंट में आपको कंट्रोल भी 4 जगह लगाना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद लीडिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। और इसको हम लोगों ने विपाशा बसु के नाम से भी देखा था कि विपाशा बसु की पलकें बहुत अच्छी हैं, और बंगाली में पोलक प्रोनाउंसिएट करेंगे, मान लो पलक को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। और विपाशा बसु कॉर्पोरेट मूवी में टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा थी। ठीक है, और वो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा थी और लास्ट में वो फंस जाती है। वो सारी कहानी हम लोगों ने देखी थी चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद आता है आपका दूसरा टाइप, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, जब सिस्टम डेवलपमेंट में 2 प्रकार के ऑडिटर होते हैं। एक ऑडिटर जो होते हैं वो तो इंटरनल होते हैं, और इंटरनल ऑडिटर जो होंगे वो सिस्टम डेवलपमेंट टीम का एक हिस्सा ही होते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं। जो ऑडिटर होते हैं वो 3 प्रकार का ऑडिट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कंकरेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट और जनरल ऑडिट। तो ये तीनों हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 प्रकार के ऑडिट। उसके बाद आता है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल में हम लोगों ने मेमोरी टेक्निक क्या देखा था कि प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल में आपने अपने पीसी में जब सीडी लगाया था, ठीक है, अपने पीसी में सीडी लगाया था। सीडी को यहाँ पर हम लोग डीसी इंडिकेट करेंगे, क्योंकि डिजाइन पहले आता है और कोडिंग बाद में आता है। पहले डिजाइन होगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली कोडिंग किया जाता है। ठीक है, डिजाइन को देख देख कर कोडिंग करता है सिस्टम डेवलपर लोग, जिसको आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब आती है। तो आपका यहाँ पर पीसी में सीडी लगाया टेस्ट करने के लिए। क्यों, क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए। तो उसमें देखा कि किसी बाबा की ओम ओम की आवाज आने लगी। ठीक है, तो पीसी में सीडी लगाया, तो आपने प्रोग्राम मैनेजमेंट करने के लिए पीसी में सीडी लगाया। ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि किस चीज का सीडी है, कहीं हमारे काम के प्रोग्राम का तो नहीं है। तो लिखा उसमें से किसी साधु की ओम ओम की आवाज आने लगी। ठीक है, किसी सत्संग वगैरह की। तो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कंट्रोल हो गया। उसके बाद आता है आपका, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पी से क्या हो गया, तो पी से आपका प्लानिंग हो गया, सी से कंट्रोल हो गया, और उसके बाद डिजाइन, कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग, और उसके बाद ओएम से ओम ओम बोले तो ओम। ठीक है, तो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं डाटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल की। इसमें ऑडिटर देखता है कि सारे डाटा, जो भी डाटा रिसोर्सेज होते हैं, उसकी इंटीग्रिटी तो सही है ना, मतलब उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए प्रॉपर कंट्रोल लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। ये डाटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल में देखते हैं। फिर देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब क्वालिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल जिम्मेदार होता है। उन लोगों के काम को ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि सबने अपने काम को समझा है या नहीं समझा है, अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, उनके काम को मॉनिटर करने का प्रॉपर मैकेनिज्म है कि नहीं। तो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद छठा आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। सिक्योरिटी वालों ने मोटू पतलू को पकड़ लिया और मार मार के उसका ऑपरेशन कर दिया था। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के काम को ऑडिटर इवैल्यूएट करता है। सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार होता है। चैप्टर नंबर 3 आपको याद रखना ही है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। उसके बाद लास्ट में ऑपरेशन कर दिया था, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ऑपरेशन मतलब क्या, डे टू डे ऑपरेशन, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली सिक्योर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो ऑथराइज पर्सन ही मतलब जो होंगे वो जिम्मेदार होंगे किसी भी कीमत पे। ऑथराइज पर्सन के ऑथराइजेशन से ही डॉक्यूमेंटेशन को कोई टच कर सकता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के मैनेजरियल कंट्रोल होते हैं, मोटू पतलू की कहानी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें हम लोगों ने देखा था टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल। पहला वाला में हम लोगों ने देखा था कि टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जिसमें हम लोगों ने पोलक देखा था। ठीक है, तो पी से हम लोगों ने देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद लीडिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। उसके बाद यहाँ पर एक बात और होती है कि टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस दिया जाता है कि वो अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को
प्लानिंग के हिसाब से बना ले, ठीक है, रिकमेंडेशन देता है ऑडिटर, ठीक है। और जो भी प्लानिंग बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पी से यहाँ पर प्लानिंग आता है, ठीक है। तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो प्लानिंग के कभी भी प्लान को, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान हमेशा जो है टॉप मैनेजमेंट कैसा बनाता है, लॉन्ग टर्म बनाता है। और लॉन्ग टर्म को जब इम्प्लीमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म में जो है छोटे छोटे पार्ट में ये जो है डिवाइड करते चला जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको करने के लिए आपको कंट्रोल लगाना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होगी, ठीक है, तो वो कंट्रोल लगाना जरूरी है। और प्लानिंग हमेशा इम्प्लीमेंटेशन फुल प्रूफ मैनर में होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग में डिटेल में देखना है। लेकिन टाइप्स भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा आइडिया ले रहे हैं, फिर पूरी कहानी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल में जैसा हम लोगों ने देखा कि पीसी में सीडी लगाया तो टेस्ट करने के लिए तो ओम की आवाज़ आने लगी, तो ठीक है। तो ऑडिटर उन एविडेंस को यहाँ पर कलेक्ट करता है और इवेलुएट करता है जो सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान कंटिंजेंसी को टैकल करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम डेवलपमेंट करने बैठोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हर एक फेज में, तो कंटिंजेंसी को टैकल करने के लिए जो प्रोग्राम, जो प्लानिंग वगैरह सब की जाती है उन सबको यहाँ पर देखा जाता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या देखता है, जो भी फेज होते हैं प्रोग्राम बनाते वक्त में, जो भी फेज होते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको बोल सकते हो, जो भी फेज होते हैं उस पर हर एक फेज पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में आपने मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया उन सारी चीज़ों को देखता है। डाटा रिसोर्सेज कंट्रोल में जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ठीक है, उसका क्या रोल है, सिस्टम डेवलपमेंट के हर एक फेज में प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाटा रिसोर्सेज पर सारे कंट्रोल है कि नहीं है, इन सब का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब देखना है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी जो होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस और ऑपरेशन के बारे में क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल देखता है। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब थ्रेट को हमेशा एक्सेप्टेबल लेवल तक बनाए रखना है, यानी कि टॉलरेबल लिमिट को बनाए रखना है। इस बात को ऑडिटर देखता है कि टॉलरेबल लिमिट क्या है, उसको किस बेसिस पर टॉलरेबल लिमिट आपने डिसाइड किया है, ताकि एक्सपेक्टेड लॉस को रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, 3 स्टेप फॉलो करता है। सबसे पहले थ्रेट को पहचानेगा, थ्रेट को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद थ्रेट के इम्पैक्ट को इवेलुएट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर कंट्रोल को देखेगा, ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल को देखेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आप उसको क्या बोलते हैं कि थ्रेट का आइडेंटिफाई करेगा, थ्रेट के इम्पैक्ट का इवेलुएट करेगा और उस थ्रेट के रिस्पेक्ट में अप्रोप्रिएट कंट्रोल देखेगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, तो मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो भी कंट्रोल होना चाहिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए, ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए जो भी एक्टिविटी आप करते हो। तो ये सारे टाइप्स में आ गए। तो ये सारे पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ही मैनेजरियल कंट्रोल आप देखोगे, कसम खा लो कि आपको किसकी याद आनी चाहिए, तो इन मोटू पतलों की याद आनी चाहिए। इसको सिक्योरिटी वालों ने खूब पीटा था क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे, ठीक है, इसलिए प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, ठीक है, डाटा रिसोर्सेज को चुराने गए ताकि हम अच्छी क्वालिटी का मतलब प्रोग्राम डेवलप कर देंगे तो खुश होकर हमको टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन उल्टा सिक्योरिटी वालों ने इनको पकड़ लिया और मार मार के इनका ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सारे के सारे को डिटेल में देखते हैं जैसा कि बताया गया है। टॉप मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें 2 बातें मैंने याद करवाने के लिए बोली। 12th में आपने देखा होगा कि टॉप मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और उसके डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग यानी कि लीडिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लानिंग को सबसे पहले देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, और दूसरी बात मैंने बताई कि बिपाशा बसु की पलके बहुत अच्छी है और ये बंगाली है, और बंगाली में प्रोनाउंसिएट अगर करेंगे पलक को तो पोलक बोलेंगे, ठीक है, तुम्हार पोलक, ठीक है, तो पोलक, पी से प्लानिंग की बात करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में सारी प्लानिंग जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट को करनी होती है, स्टार्टिंग में ही करनी होती है, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छा नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम पुअर क्वालिटी का डेवलप होगा और मार्केट कॉम्पिटिशन में जो है वो बेचारा पीछे रह जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ती है सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, जो भी स्टाफ रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करना है, कैसे स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करना है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्या क्या लगेगा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज लगेगा, स्टाफ लगेगा, और उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं दूसरा आपका रिसोर्सेस लगेगा। तो स्टाफ को कैसे मैनेज करना है उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। रिसोर्सेस वगैरह का जुगाड़ कैसे करना है उसको भी ऑर्गेनाइजिंग में ही आप डाल दोगे। ऑर्गेनाइज कैसे करते हो उन सब चीज़ों को, इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में 3 पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। इस ऑडिटर के बारे में बताया गया है कि स्टाफ परफॉर्मेंस, तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हो कि स्टाफ परफॉर्मेंस जो है बना रहेगा।
3 पॉइंट में बताया गया है कि स्टाफ का जो होता है, स्टाफ जो होगा हमेशा ट्रेंड रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। इससे स्टाफ की परफॉर्मेंस बढ़ती है, यानी कि इफिशियंसी बढ़ती है। दूसरा फायदा ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है, हाई टर्नओवर। टर्नओवर जो होता है हाई होता है। कंपटीशन के दौर में आपका जो भी स्टाफ होता है उसको एक टारगेट दिया जाता है और स्टाफ को खुश रखेंगे तो टारगेट उसको मिलेगा तो वो पूरा करेगा, ठीक है। तो उस पर सक्सेस जो है टिकी रहती है, आप किस तरह से रिसोर्सेज को और स्टाफ को मैनेज करते हो तुम। और उसके बाद तीसरा है कि अवॉइड करते हो परपेट्रेटर, ठीक है। किसको अवॉइड करते हो, तो आपका परपेट्रेटर। तो जो भी स्टडी से पता चला है कि जितने भी एम्प्लॉय लोग होते हैं वही इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीट करते हैं, मतलब परपेट्रेट करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे तरीके से तो परपेट्रेटर को अवॉइड करेंगे। इससे हमारे स्टाफ लोग हमारे साथ चीट नहीं करेंगे तो हमारा कॉम्पिटिशन बना रहेगा, हमारा इन्फॉर्मेशन सीक्रेट बना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लीडिंग के बारे में। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग करते वक्त ऑडिटर क्या करता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सोर्स से, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स से, मतलब कि भाई लोअर लेवल तक भी जाता है, कैंटीन में भी बैठता है, इन सब से पता लगाता है कि मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट और स्टाफ जो होते हैं, खासकर हर एक लेवल के स्टाफ कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, ठीक है। स्टाफ मोटिवेटेड है या नहीं, इसमें लीडिंग का बड़ा रोल होता है। साथ में ऑडिटर ये असेसमेंट करता है कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर कम्युनिकेशन में वीकनेस रह गया या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, ठीक है। एसेट्स के सेफगार्ड में, डाटा की इंटीग्रिटी में, सिस्टम की इफिशियंसी में या सिस्टम के इफेक्टिवनेस में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ऑडिटर फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स दोनों सोर्स लगाकर जो है कम्युनिकेशन को देखता है कि भाई स्टाफ और मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन कैसा है। तीसरा जो है इम्पैक्ट का असेसमेंट करता है। क्या असेसमेंट करता है, इम्पैक्ट का, लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भैया अगर इसका कम्युनिकेशन सही नहीं है, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले बोलता है कि एसेट सेफगार्ड के रिस्पेक्ट में, दूसरा बोला गया है डाटा इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में, तीसरा बोला गया है सिस्टम इफिशियंसी के रिस्पेक्ट में और इफेक्टिवनेस के रिस्पेक्ट में। डाटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफिशियंसी, सिस्टम इफेक्टिवनेस, और यहाँ पर आपका हो गया कि आपका ऑडिटर पहला जो देखता है एसेट सेफगार्ड है कि नहीं बना हुआ प्रॉपर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोलिंग की। ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन जो है वो ग्लोबल लेवल पर अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए सही है या नहीं है, मतलब टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का ऑडिटिंग करता है। यहाँ पर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का, इसमें हर प्रकार के जो है वो कंट्रोलिंग में हर प्रकार के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, चाहे वो आपका जो है फाइनेंशियल बजट से आपका जो है डिविएशन वगैरह सब तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को भी देखेगा। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट बोलता है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पर आपका हो गया अगला पॉइंट हमारा क्या था, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, जिसमें ऑडिटर दो प्रकार का होता है। पहला ऑडिटर होता है जैसा कि हम लोगों ने देखा था इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, ये सिस्टम डेवलपमेंट टीम का एक हिस्सा ही होता है, सिस्टम डेवलपमेंट टीम का मेंबर होता है जो सिस्टम डेवलपमेंट के हर एक फेज में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी में, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ में, सब में ये इन्वॉल्व होता है, जो कि चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने विशेष रूप से देखा था। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है कि सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में इसका भी रोल होता है, ठीक है। ये हर प्रकार से जो होता है वो कंट्रोल के रिस्पेक्ट में चेक करते रहता है कि भाई सिस्टम जो है स्टैंडर्ड से डिविएट कहीं ना हो जाए। तो ये 3 प्रकार का ऑडिट करता है इसके लिए। पहला कंकरेंट ऑडिट, इसमें सिस्टम डेवलपमेंट टीम जो होता है वो लगातार असिस्ट करता है, ठीक है। ऑडिटर या उसका टीम जो होता है लगातार असिस्ट करता है कंटिन्यूअस बेसिस पर। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन को आपका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट, यानी कि आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी उसमें कमियां रह जाती है, ठीक है, तो जितना सोचा था जो आउटपुट देगा उस हिसाब से आउटपुट दे रहा है या नहीं हो रहा है, डिफिशियंसी को जो है पता लगाकर उसके बाद जो है वो आपको कमियों को पता लगाकर रिपोर्ट करता है। और जनरल ऑडिट ये सबसे मेन होता है, इसमें ओवरऑल कंट्रोल को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल ऑडिट में ओवरऑल कंट्रोल को देखा जाता है सिस्टम पर, ताकि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बना रहे, ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल।
ठीक है, तो ये आपका इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को देखने के लिए कंट्रोल वर्ड जहाँ आता है तहाँ वहाँ पर तो आपको EEC याद होना ही चाहिए, और जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल वर्ड आता है ऑडिटिंग से आपको EEC याद आता ही है, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी। ठीक है, और कंट्रोल वर्ड जहाँ भी आएगा आपको इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस ये डबल E याद आना ही चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्रोल को यहाँ पर देखता है, खासकर ओवरऑल कंट्रोल जहाँ पर आता है। तो ये सारी कुछ बातें हुई आपके सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल के मोटू पतलू के हिसाब से। अब हम लोग अगले पॉइंट पे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में। तो ऑडिट ट्रेल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पीसी में जैसे ही सीडी लगाई टेस्टिंग करने के लिए तो ओम ओम की आवाज़ आने लगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब भी सिस्टम का डेवलपमेंट करने के लिए आप जाते हो तो सब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मतलब आपका जो भी स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फाइनल हुआ SRS। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था। उसके आधार पर जो भी आपका सिस्टम सेलेक्ट किया है उसको जो मैनेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइनर को देता है। ठीक है, डिज़ाइनर क्या करता है, डिज़ाइन तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिज़ाइन के बारे में देखा था अच्छे तरीके से। आपका जो है सिस्टम डेवलपमेंट के फेज में से जो डिज़ाइनिंग फेज था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरह से डिज़ाइन करता है, फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन, सबके बारे में हमने चर्चा की थी वहाँ पर। डिज़ाइनर जब डिज़ाइन कर देता है तो वो क्या करता है, डेवलपर को ट्रांसफ़र कर देता है और डेवलपर कोड डेवलप करता है। ठीक है, तो डेवलपर क्या करता है, कोड डेवलप करता है। डेवलपर कैसे कोड डेवलप करता है, डेवलपर बेचारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, C++, जावा वगैरह सब जानता है, उससे वो कोड डेवलप कर देता है। जो कोड डेवलप करता है उस वक्त आपको ख्याल रखना है डेवलपर लोगों को कि सिंटेक्स रूल का पालन करें। सिंटेक्स रूल मतलब क्या है कि कोडिंग का जो ग्रामर होता है, कुछ भी एरर वगैरह सब ना आ जाए, सिंटेक्स रूल का पालन करने की कोशिश करता है। मतलब कोड जो है ऐसा तैयार करना है जो एरर फ्री हो। उसके बावजूद भी कोड को जब डाला जाता है टेस्टिंग करने के लिए, कंपाइलर में डाला जाता है, तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। मतलब 0-1 के लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ पाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। तो ये भी एक टेस्टिंग में यहाँ भी पकड़ा जाता है। अगर एरर होता है तो कंपाइलर भी कुछ एरर को पकड़ लेता है। ठीक है, और दूसरा अदरवाइज भी टेस्टिंग की जाती है। तो ठीक है, तो वो टेस्टर लोग उसको टेस्टिंग करते हैं, कोड जो प्रोग्रामर ने डेवलप किया है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर लोग ये जनरली 3 प्रकार के काम करते रहते हैं, डिज़ाइन करते हैं या फिर कोड डेवलप करते हैं या कोड का टेस्टिंग वगैरह सब करते रहते हैं। तो ये सारे काम जो है IT कंपनी में सॉफ्टवेयर वगैरह लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग जनरली करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। ये 3 प्रकार की बातें तो आपने देख ली। और उसके बाद ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये ऑडिट ट्रेल अंडर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग जैसे ही आएगा तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जानता है C++, जावा, वो कौन होता है, तो सिस्टम डेवलपर लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग होता है। तो इसमें आपको पीसी पे CD लगाया टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम को, तो ऑपरेशन एंड मतलब क्या बोलते हैं, ओम ओम की आवाज़ आने लगी। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को हम लोगों ने ओम से यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑडिटर को क्या क्या इन सब में टेस्ट करना है। ऑडिटर को टेस्ट करना है हर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर या सिस्टम का जो भी एक्विजिशन या डेवलपमेंट, उनके रिस्पेक्ट में जो है प्लानिंग करते वक्त ऑडिटर को देखना है क्या NTE है, NTE की क्या अप्रोप्रिएटनेस है, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। ठीक है, तो प्लानिंग की क्या NTE है, किस नेचर का प्लान है, क्या उसका टाइमिंग है इम्प्लीमेंटेशन का, और किस एक्सटेंट तक प्लानिंग कवर करता है आपके सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट फेजेस को। दूसरा इवेल्युएट करना है कि प्लानिंग कितना अच्छा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपके जो है प्लानिंग कितना अच्छा है एग्जैक्टली, ये बातें ऑडिटर असेसमेंट करता है। कंट्रोल में देखता है कि जो भी आप सिस्टम डेवलपमेंट करते जा रहे हो तो उसमें आपने स्टार्टिंग में ही कंट्रोल के लिए जो है वो रूम छोड़ा है कि नहीं। तो हर एक प्रकार के जो भी सॉफ्टवेयर आप एक्वायर करते हो या डेवलप करते हो उसके रिस्पेक्ट में कंट्रोल एक्टिविटी अप्रोप्रिएटनेस देखना है, ताकि कंट्रोल उसमें लगाया जा सके। क्योंकि हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ रिस्क होगा, और रिस्क होगा, थ्रेट होने का चांस हो सकता है। तो उसके लिए जो है या फिर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भी कंट्रोल के लिए जो है वो आपको रूम छोड़ना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्रोसीजर की रिलायबिलिटी के रिस्पेक्ट में एविडेंस इकट्ठा करता है ऑडिटर। तो ये कंट्रोलिंग हो गया, कंट्रोल आपका कंट्रोलिंग हो गया। उसके बाद हो गया डिज़ाइन। डिज़ाइन करते वक्त 2 बातों को इवेलुएट करता है ऑडिटर। डिज़ाइन का जो है, डिज़ाइन को इवेलुएट करते वक्त 2 बातों को इवेलुएट करता है कि डिज़ाइनर लोगों ने कोई सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया है या नहीं किया है। तो पहली बात तो ये है सिस्टमैटिक अप्रोच, ये देखना है कि डिज़ाइन करते वक्त कोई सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया है या नहीं किया है। फिर दूसरा देखना है कि क्या प्रैक्टिस फॉलो किया है। ठीक है, डिज़ाइनर ने प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस में वो सिंटैक्स रूल वगैरह सब की जो मैं बात बता रहा था वो सारी कुछ देखेगा कि भाई फॉलो किया है कि नहीं किया है, ताकि जो है डिज़ाइन में ही कोई एरर ना आ जाए।
कि डिज़ाइन में एरर आएगा तो अकॉर्डिंगली कोड डेवलप हो जाएगा, पूरा सिस्टम जो है आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डिज़ाइन का जो है क्या बोलते हैं वो देखता है, और डिज़ाइन को देखने के लिए ये क्या करता है, जो प्रैक्टिस फॉलो किया उसके लिए क्या करता है, जो भी डिज़ाइनर लोग है उसका इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू तो लेता है और साथ में उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को देखता है, ठीक है, और दोनों के बेसिस पर चेकलिस्ट बनाता है, और चेकलिस्ट बनाकर जो है वो सही सब कुछ टिक मारता है, ये क्या है, ये नहीं किया, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से जो है रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोडिंग की। कोडिंग में क्या होता है, किसी भी बड़े प्रोग्राम को आपको कोडिंग करने के लिए देखो क्या क्या फॉलो किया जाता है, उसके बारे में हम फिर से देखते हैं। हम लोगों ने कई सारे मॉडल्स देखे थे, इंक्रीमेंटल मॉडल को अगर हम लोग याद करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट जब भी बड़ा होता है तो उसको कई यूनिट में बांटा जाता है, ठीक है, डेवलप करते वक्त, या कई प्रकार के आप उसको क्या बोल सकते हो, इंक्रीमेंट, या सबसे अच्छा नाम है बिल्ड, ठीक है। तो कई सिस्टम को, बड़े सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, डेवलप करने के लिए कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ठीक है, एक ही साथ पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट इसको बिल्ड बोले, ठीक है। बिल्ड 1 को जो है वो सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है, एक यूनिट होता है, छोटा सा जो है वो टुकड़ा होता है, ये इसको डेवलप किया, उसके बाद फिर बोलता है कि ये बिल्ड 2 को डेवलप किया, ठीक है, बिल्ड 3 को डेवलप किया, इसके कोडिंग को किया, इसके कोडिंग को किया, उसके बाद बिल्ड 4 हो गया। इस तरह से जो है वो सारे के सारे बिल्ड को जो है, कभी कभी क्या होता है कि ये अगर आइसोलेशन में काम करने लायक है तो उसको डिलीवर करते चले जाते हैं, जैसा कि इंक्रीमेंटल मॉडल में चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। तो बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, ठीक है, तो ये सारे बिल्ड को डेवलप करते चले गए और क्लाइंट को डिलीवर करते गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है सारे के सारे बिल्ड को डिलीवर कर दिए। सारे बिल्ड मिलाकर जब सारे बिल्ड को आपस में इंटीग्रेट कर दिए तो सिस्टम पूरा का पूरा एक सिस्टम हो गया। अब क्या होता है कि ये तो एक यूनिट हो गया, इस तरह इन दोनों यूनिट को काम करवा के साथ में देखते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं। तो दूसरा टेस्टिंग हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि इंटीग्रेट करते हैं कि बिल्ड 1 और बिल्ड 2 आपस में कैसा मिलकर काम करता है, फिर बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3 आपस में कैसे काम करता है, जो भी सब सिस्टम होंगे सबको जोड़ जाड़ के देखते हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम को बारी बारी से इंटीग्रेट करके देखते हैं, ठीक है। तो बड़े प्रोग्राम को कोडिंग करने के लिए कई मॉड्यूल या बिल्ड में बांटा जाता है। जैसे जैसे मॉड्यूल का कोडिंग होते चला जाएगा वैसे वैसे हर एक मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं सिस्टम में, और इंटीग्रेट करते चले जाते हैं, इंटीग्रेट करते चला जाता है प्रोग्रामर। और जब सारे मॉड्यूल आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के रिस्पेक्ट में कोडिंग को चेक करने के लिए ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है, कोडिंग वगैरह सबको चेक करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करता है। अब इसके बाद जो आएगा आपका टेस्टिंग, तो टेस्टिंग 3 प्रकार का होता है, यहीं से हम लोग देखेंगे, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग। 3 प्रकार का से टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो हर एक यूनिट को यानी कि सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट को जो होता है वो टेस्ट करता है, तो यूनिट टेस्टिंग कहलाएगा। ये आपस में कैसा काम कर रहा है, ये सब मिलके कैसा काम कर रहा है, 1 2 3 4 मिलके कैसा काम कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और पूरे सिस्टम को टेस्ट करना ओवरऑल टेस्टिंग बोलते हैं, वो आपके ये 5वें नंबर पॉइंट में आएगा। उससे पहले कोडिंग में जो है कुछ बातें और हम जानते हैं कि ये बोलता है कि आपको इन सब बातों के लिए ऑडिटर जो है एविडेंस कलेक्ट करता है, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट ने हर एक मॉड्यूल को इंप्लीमेंट और इंटीग्रेट करते वक्त प्रॉपर केयर एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है। तो हर एक मॉड्यूल को आपको कोड करते वक्त केयर एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया, क्या पॉलिसी प्रोसीजर मेथड और स्टैंडर्ड फॉलो किया है, PPMS, क्या क्या पॉलिसी प्रोसीजर और मेथड स्टैंडर्ड वगैरह से फॉलो किया गया है, ये ऑडिटर देखता है, डिटरमाइन करता है कि आपका जो है स्ट्रक्चर्ड जो है प्रोग्रामिंग कन्वेंशन फॉलो किया है, तो मतलब स्टैंडर्ड फॉलो किया है सीधे शब्दों में बोला जाए तो आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कन्वेंशन फॉलो किया है, जो उनका रूल होता है उसको फॉलो किया, स्टैंडर्ड का रूल जो होता है। फिर देखता है कि प्रोग्रामर जो है कोडिंग करते वक्त टास्क को एक्सरसाइज करने के लिए और टास्क को असिस्ट करने के लिए ऑटोमेटेड फैसिलिटी का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, ऑटोमेटेड फैसिलिटीज। ये 3 बातें ऑडिटर देखेगा। अब हम लोग जैसा कि टेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में क्या होता है और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, किसी भी सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट होता है। ऑडिटर एग्जामिन करता है डॉक्यूमेंट्स का कि ठीक से यूनिट को टेस्ट किया गया है कि नहीं इंप्लीमेंट करने से पहले। ऑडिटर जो होता है इंटरव्यू लेकर ऑब्जर्वेशन टेक्निक से और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके ये सारी चीज़ों से यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने में कामयाब होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जैसा कि बिल्ड 1 को एक साथ, बिल्ड 1 2 को एक साथ चला के देखा, फिर बिल्ड 1 2 3 को इंटीग्रेट करके देखा, 4 5 को इसी तरह से चलते गया।
ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल लोग ने कैसे इंटीग्रेट किया है सिस्टम को, और उस सिस्टम को इंटीग्रेट करते वक्त जो है वो क्वालिटी का ख्याल रखा है या नहीं रखा है, इन सारी चीज़ों को टेस्ट करता है ऑडिटर। ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग में क्या देखता है कि होल प्रोग्राम टेस्ट अच्छी तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से डिज़ाइन और एग्जीक्यूट किया है कि नहीं सिस्टम को, ये सारी चीज़ों को देखना है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। ठीक है, तो टाइमली और कंट्रोल मैनर में प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ पर मेंटेनेंस किया गया है कि नहीं किया है, टाइमली और कंट्रोल मैनर में। ठीक है, प्रोग्राम को मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, रिव्यू सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया है। तो ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, तो ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए ना जिसमें आपका क्या बोलते हैं, आपका मेंटेनेंस प्रोसीजर होना चाहिए उसमें। ठीक है, मेंटेनेंस हमेशा टाइम पे होना चाहिए। कोई सिस्टम है कि नहीं जिसे ट्रिगर हो जाता है कि मेंटेनेंस करने का वक्त आया है। आपका जो है रिव्यू करने का क्या तरीका है, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू करना, ठीक है, वो कैसे रिव्यू करता है, उन सब बातों को डॉक्यूमेंट वगैरह सब इकट्ठा करके ऑडिटर देखेगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑडिट टिल अंडर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं डाटा रिसोर्सेस चुराने के लिए गया था, क्वालिटी वाला सिस्टम बनाने के लिए सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया, उसको ऑपरेशन कर दिया, लास्ट वाला ऑपरेशन है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं डाटा रिसोर्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। डाटा रिसोर्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल में डाटा की इंटीग्रिटी, ठीक है, डाटा रिसोर्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल में 3 बातें चेक करते हैं। पहली बात है कि डाटा इंटीग्रिटी, दूसरी बात यहां पर चेक करते हैं लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है डाटा रिसोर्सेस के रिस्पेक्ट में, जो अवेयरनेस क्या है लोगों की, भाई डाटा सेंटर है कितना उसका सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, और अपडेट कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में 2 प्रकार के, एक्सेस तो ये यूजर आईडी पासवर्ड सब कैसा है उसके हिसाब से, अपडेट मतलब डाटा जो डाटा सेंटर पर जाकर जो डाटाबेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको अपडेट कौन कर सकता है, क्या उसकी अथॉरिटी है, उन सब बातों को देखना है। तो डाटा रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंट्रोल में डाटा की इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कंट्रोल लगाए गए हैं, लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है डाटा रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद फिर बोलता है कि जो आपका एक्सेस कंट्रोल कैसा है और अपडेट कंट्रोल कैसा है, इन सब बातों को इवेल्युएट करता है ऑडिटर। दूसरा आता है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो दूसरा आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें क्या देखता है ऑडिटर को, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगना है और उसके बेसिस पर इंटरव्यू लेकर ऑब्जर्व करना है कि ऑडिटर को कि क्वालिटी सही है कि नहीं सही है। उसके बाद फिर बोलता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है इम्प्रूव करने का, तो ये डॉक्यूमेंटेशन से प्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉलो कैसे कैसे करता है, मतलब सारे स्टैंडर्ड को जानने के लिए भाई क्या आपका जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, और स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन वगैरह सब देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी के रिस्पेक्ट में कि क्वालिटी और बढ़े। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल के बारे में कि ये पर्सनल की ट्रेनिंग अच्छी है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, डिफिशियंसी रिपोर्ट करने का क्या फंक्शन है, ये पर्सनल लोग कैसे डिफिशियंसी और किसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, एक सिक्योरिटी का रिव्यू प्रोसीजर, उसके बाद आपका मतलब आपका अदर में आपका आ गया ये पॉइंट नंबर 2 DRP, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, उसके बाद इंश्योरेंस, जिसको हम लोगों ने लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल देखा था या सम कॉमन कंट्रोल करके देखा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पर रिव्यू प्रोसीजर देखना है कि क्या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हाई क्वालिटी का रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करता है या नहीं करता है। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में देखनी है कि हाई क्वालिटी का हमारा डिजास्टर रिकवरी प्लान है या नहीं। ऑडिटर DRP का जो है वो ऑडिट करता है, DRP ऑडिट करता है यहाँ पर ऑडिटर। उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह सब देखता है कि जितने भी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं और फैसिलिटीज हैं उसके रिस्पेक्ट में इंश्योरेंस वगैरह सब लिया गया है कि नहीं लिया गया है। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में आती है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ऑडिट लाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा दिया गया है ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर में सब पॉइंट डाले गए हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में सबसे पहले ऑडिटर क्या देखता है कि डॉक्यूमेंटेशन सिक्योर है और ऑथराइज पर्सन ही उसको मेंटेन कर रहा है। तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बिपाशा बसु की मूवी में आपने देखा ही था कॉर्पोरेट में कि डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो चुरा के ले गया। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपका सीक्रेट होता है, वो सिक्योर होना चाहिए, उसको मेंटेन वगैरह सब ऑथराइज पर्सन ही केवल करना चाहिए।
उसके बाद जो होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट शब्द आते के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्ड की पहली बात तो यह याद आनी चाहिए कि भाई डेली जो काम कर रहे हो उसका आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब रखते हो या नहीं रखते हो। फिर ऑडिटर जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करेगा और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने वाले ऑथराइज पर्सन का इंटरव्यू वगैरह सब लेगा और कई बातों को ऑब्जर्व करेगा, उसके आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, अब बोलता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑडिटर कैन यूज इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन टू इवेल्युएट, उसको करके वो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके आखिर इवेल्युएट क्या क्या करेगा। तो सबसे बात जो है पहली बात कि डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने वाले लाइब्रेरियन की एक्टिविटीज़, ये जो लाइब्रेरियन होगा उसकी एक्टिविटीज़ को जो है वो देखेगा। ठीक है, दूसरा देखेगा कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन, तो कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। दूसरा क्या देखेगा, कैपेसिटी प्लानिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब अपने जो है कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपका सिस्टम डेवलपमेंट की जो है कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या प्लानिंग है और कैसा परफॉर्मेंस है, दोनों में क्या डिविएशन आ रहा है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के देखेगा। ठीक है, अब किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, ये 3 पॉइंट जो होते हैं आखिरी के, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही आते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना काम आउटसोर्स कर देते हो। ठीक है, जब आउटसोर्स कर देते हो तो आउटसोर्स जिसको किए हो उस पर प्रॉपर वेंडर कंट्रोल है कि नहीं, रिलायबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग वेंडर कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपने ऑडिटिंग में भी पढ़ा होगा, कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी आपका इसके ऊपर है। ठीक है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट वगैरह वगैरह कुछ तैयार करते हैं। ठीक है, तो मुझे याद नहीं है बट ऐसा कुछ था, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा ऑडिटिंग में। तो रिलायबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग वेंडर कंट्रोल, ठीक है, ये देखते हैं। फिर दूसरा क्या देखते हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका कंप्लाइंस जो होता है, कंप्लाइंस जो होता है वो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट उसको मॉनिटर करना है कि उसका कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात देखनी है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो भी काम आउटसोर्स किया है वो आपका फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए। बिना मतलब के आउटसोर्स तो नहीं कर दिया, आप कर सकते थे लेकिन ज़बरदस्ती आउटसोर्स कर दिए, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह सब करना जरूरी है। तो ये आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में आ गया। तो सबसे पहले लाइब्रेरियन आ गया, उसके बाद जो है कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस आ गया, और 3 पॉइंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में आ गया कि वेंडर कंट्रोल है कि नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को देखना है और फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखनी है। तो इस तरह से है ये ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्ड याद आना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन को क्यों इवेल्युएट करते हैं, तो लाइब्रेरी आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का मतलब किताब, किताब का मतलब लाइब्रेरी, कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। अब लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास करते हो या फिर आप अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करते हो परफॉर्मेंस देने के लिए, रैंक वैंक लाने के लिए। फिर बोलता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आउटसोर्सिंग वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो यहाँ पर बोलता है कंट्रोल, वेंडर कंट्रोल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमारा नवंबर 2016 में के लिए जो रिलेवेंट स्टडी मटेरियल है नवंबर 2016 में, उसमें ये टॉपिक सब जो है वो नया डाला गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप नवंबर 2016 या उसके बाद एग्जाम अपियर करते हो तो।